डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो लेट्स बिगिन। एज यू ऑलरेडी नो, मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो प्लीज़ केयरफुली वॉच माई ऑल द वीडियोज़। Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900। मेंडल ने अपना जो वर्क इनहेरिटेंस पे था वो पब्लिश कर दिया था 1865 में, बट कुछ रीजंस की वजह से उसका जो वर्क है वो अनरिकग्नाइज रहा, मतलब सामने नहीं आ पाया टिल 1900। फर्स्ट रीज़न उसका ये था कि फर्स्टली द कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उस टाइम पे कम्युनिकेशन इजी नहीं था जैसे आजकल है इन दोज डेज, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। इस वजह से उसका वर्क इतना पब्लिश नहीं हो पाया। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है कि मेंडल का वर्क सामने नहीं आया? यू विल राइट सेकंड रीज़न इज दैट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर इन मेंडल्स वर्ड हैज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स that controlled the expression of traits and of the pair of allele which could not blend with each other was not accepted by his contemporaries। तो मेंडल ने जीन्स की जगह सबसे पहले बताया था कि ये फैक्टर्स होते हैं, कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स होती है सेल्स के अंदर। तो उन्होंने इसके जो कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा कि फैक्टर्स क्या होते हैं ये, बिकॉज दैट टाइम दे वर नॉट क्लियर अबाउट द जीन। थर्ड रीज़न ये था कि मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज टोटली न्यू एंड अनअक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। थर्ड अप्रोच ये था कि मेंडल ने जो मैथमेटिक्स को यूज़ करा था बायोलॉजिकल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो टोटली न्यू था, क्योंकि आज तक किसी ने बायो मैथ्स को यूज़ नहीं किया था। तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली जो हमारा फाइनल रीजन था फोर्थ, मैंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स वर डिस्क्रीट यूनिट्स, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस। तो मेंडल ने जो बोला था कि जो हमारे फैक्टर्स जिन्हें हम जीन्स कहते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, और उसका कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया उसके एग्जिस्टेंस का कि फैक्टर्स कहाँ होते हैं या किससे बने होते हैं। तो इन 4 रीजंस की वजह से मेंडल का वर्क पब्लिश नहीं हो पाया। दिस यू विल लर्न पॉइंट वाइज पॉइंट। अब सेकंड में आ जाएगी, सेकंड पैरा में। इन 1900 3 साइंटिस्ट, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, बिकॉज उसके पहले तक मेंडल का वर्क पब्लिश नहीं हुआ था इन 4 रीजंस की वजह से। डी वेरीज, कोरेंस एंड वॉन तिजमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मैंडल्स रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स। उन्होंने मैंडल के रिजल्ट को रीडिस्कवर किया। ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, क्योंकि इस टाइम तक कुछ एडवांसमेंट, कुछ मॉडर्न आ गया था और माइक्रोस्कोप्स वगैरह भी डिस्कवर होने लगे थे। साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। तो साइंटिस्ट अब जो थे वो प्रॉपरली सेल डिवीजन को नोटिस कर पा रहे थे क्लियरली। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। तो उन्हें इस टाइम पे क्या मिला? इस टाइम पे उन्हें कुछ स्ट्रक्चर्स मिले न्यूक्लियस के अंदर जो कि डिवीजन के जस्ट पहले डबल हो रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। अगर 23 हैं तो वो 46 हो रहे हैं सेल डिवीजन से पहले। इनको बोला गया दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, इनको क्रोमोसोम बोला गया उस टाइम पे। और कलर्ड बॉडी एज दे वर विजुलाइज्ड बाय स्टेनिंग। तो क्रोमोसोम को उस टाइम पे कलर्ड बॉडीज़ भी बोला गया था, क्योंकि ये तब दिख रहे जब हम इन्हें स्टेन कर रहे थे, जब हम उन पर डाइज डाल रहे थे तब ये विजिबल हो रही थी एज कलर्ड बॉडीज़। By 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out। 1902 में क्रोमोसोम का मूवमेंट जो meiosis पे होता है वो उस पर काम किया गया। अब नए साइंटिस्ट हमारे फिर से आए। वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। तो सटन एंड बॉवेरी ने ये बताया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वो पैरेलल होता है जीन्स के, एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मैंडल्स लॉ। तो मतलब ये क्रोमोसोम और जीन्स हमारे एक साथ काम करते हैं दोनों, क्योंकि जब क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं उनके अंदर जीन्स होते हैं, तो जीन्स भी उनके साथ साथ जाते हैं। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। तो हमने ये क्लास 11 की बायोलॉजी में पढ़ा था कि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं किस तरीके से डिवाइड होते हैं। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि माइटोसिस में जब एक सेल 2 में डिवाइड करते हैं तो क्रोमोसोम उसके इक्वल रहते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं पेरेंट्स में, डॉटर्स में भी 46 आई मीन 23 पेयर्स रहते हैं। और मियोसिस में क्या होता है कि जब हमारा 1 सेल 4 सेल्स में डिवाइड करता है, when one cells divide into 4, the 4 cells which are newly formed known as daughter cells contain half number of chromosome। उनमें जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो हाफ होते हैं, मतलब अगर 46 थे पेरेंट में तो उनके पास सिर्फ 23 ही बचेंगे।
That is the reason it is known as reductional division. The important thing to remember are that chromosome as well as genes occur in pair. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो यहाँ पे नोट डाउन करनी है दैट इज़ कि जो हमारे जीन्स और क्रोमोसोम होते हैं दोनों पेयर में ही ऑकर करते हैं. क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, जीन्स भी पेयर में होते हैं. जीन्स जो पेयर में होते हैं हम उसी को अलील्स कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन. द टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. जो दो अलील्स हमारे होते हैं जीन, एक जीन के जो दो अलील्स होते हैं हमारे, वो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं. अब हम इस डायग्राम को स्टडी करेंगे टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन प्रोसेस या मियोसिस. तो मियोसिस में देखो, मियोसिस जो स्टार्ट होती है हमारी G1 से होती है, गैप 1 से, फिर G2 आता है, फिर मियोसिस फर्स्ट एनाफेज आता है, मियोसिस सेकंड एनाफेज आता है, फिर हमारे जर्म सेल्स बनते हैं. तो G1 में देखिए हमारा जब से पहला सेल है ये हमारा 46 क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर, तो मतलब डिप्लॉइड सेल है. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिप्लॉइड सेल है. ये मेरी बहुत पुरानी बुक है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ मुझे स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए. दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट बुक. अब देखिए डिप्लॉइड सेल में क्या कि येलो के साथ रेड है और यहाँ ऑरेंज के साथ ग्रीन है. तो क्रोमोसोम की जो पेयरिंग है वो उस तरीके से हो रखी है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की. अब देखिए यहाँ पे जैसे डिप्लॉइड सेल हमारा G1 फेज में डिवाइड करना शुरू करता है तो वो अपने क्रोमोसोम नंबर्स की डबलिंग कर लेता है G2 फेज में. उसके बाद मियोसिस फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं. देखिए स्पिंडल फाइबर्स बनने लग रहे हैं और जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये पोल्स में जाना शुरू हो जाएंगे. मियोसिस सेकेंड में देखिए क्या हुआ कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स थे, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये सेपरेट हो गए. देखो यहाँ से अलग हो गए दो, ये दो अलग हो गए, ये भी दो अलग हो गए, ये भी अलग हो गए. अब देखिए हमारा जो मियोसिस सेकंड एनाफेज के बाद क्या होता है कि हमारे अब जो मियोसिस फर्स्ट से जो हमारे दो सेल्स बने हैं मियोसिस सेकंड एनाफेज में, अब मियोसिस सेकंड एनाफेज में ये दो सेल्स हमारे 4 में डिवाइड होने वाले, मतलब एक सेल 2 में डिवाइड होने वाला है, एक सेल 2, तो टोटल हमारे जो बनने वाले हैं वो 4 जर्म सेल्स बनने वाले हैं. अब बात आती है कि यहाँ पे डिप्लॉइड सेल था 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और यहाँ बन गई 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल. दैट इज एग्जैक्टली द सेल डिवीजन नोन एज मियोसिस, जहाँ पे वन सेल विद डिप्लॉइड कंटेंट, वन सेल विद डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड इनटू द 4 सेल्स विच कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. 46 थे, इनके जो नई जनरेशन आई उसके पास 46 नहीं है, इनकी नई जनरेशन के पास हो गए 23, 23, 23, 23. इसे बोलते हैं हैप्लॉइड कंटेंट या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए बोलते हैं मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन. So this is a diagram of meiosis and germ cell formation in the cell with 4 chromosome. Can you see how chromosomes segregate when germ cells are formed? तो आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम इसमें कैसे सेपरेट हो रहे हैं जब जर्म सेल बन रहा है. देखो येलो के साथ रेड चल रहा है, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये और यहाँ भी ये. तो कैसे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं जब जर्म सेल कैसे बनते हैं, मतलब जर्म सेल किस तरीके से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही कंटेन करते हैं. द रीज़न इज़ दैट कि वो किस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं और कैसे सेल्स आपकी गैमेट्स बना रहे हैं, स्पर्म्स इन मेल एंड ओवा इन फीमेल्स. Now a comparison between the behavior of chromosome and gene is given in the table 5.3. आप देख सकते हैं दोनों साइड इन्होंने क्वेश्चंस भी दिया है लास्ट में. कैन यू टेल व्हिच ऑफ दिस कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड व्हिच रिप्रेजेंट द जीन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे फर्स्ट ए में क्या ऑकर इन पेयर, ये दोनों पेयर में ऑकर करते हैं. अभी हमें पीछे रिसेंटली अभी क्लियर हुआ है कि दोनों ये पेयर जो है ऑकर पेयर में ही करते हैं. segregate at the time of gamete formation such that only one of them pair is transferred to a gamete. सेग्रीगेट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग होते हैं जीन्स भी क्रोमोसोम, ताकि एक उनमें से कोई भी एक पेयर ट्रांसमिट हो गैमेट में. अभी जब भी हमने देखा सेल डिवीजन के टाइम पे इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. अब जो मेन डिफरेंस है वो हमारा इस पॉइंट के डिफरेंस पे हम पता लगा लेंगे क्रोमोसोम कौन है जीन कौन है. देखो इंडिपेंडेंट पेयर, इंडिपेंडेंटली पेयर सेग्रीगेट सेपरेट होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब इंडिपेंडेंट पेयर जाएगा और वो सेपरेट होगा और दोनों पे वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा. सेपरेशन के टाइम पे अपने अलग अलग कंटिन्यू चलते रहेंगे. यहाँ पे क्या है, वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर. इसमें बोला कि एक पेयर जो सेपरेट हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली हो रहा है अनदर पेयर के, दूसरे पेयर के. यहाँ बात करी गई है ईच अदर. जैसे दो अगर क्रोमोसोम साथ साथ चल रहे हैं, उनके कलर्स अगर हम यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, तो ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं. अब देखिए ये जो पॉइंट है ये यूज़ किया गया क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली अलग अलग होते हैं. अगर ये दो क्रोमोसोम हैं तो ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग होंगे एक दूसरे से, और यहाँ पे एक सेल में चले जाएगा और ये एक सेल में चले जाएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं. बहुत सारी वीडियोज़ है जहाँ पे रॉन्ग एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, कुछ वीडियोज़ में करेक्ट भी एक्सप्लेन है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया. आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझना है कि देखो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट हो गए, ये सेग्रीगेट हो गए दोनों पेयर
किसके? इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे, एक साथ नहीं चले, ये अलग चले गया अपना, ये अलग चले गया। ये होता है हमारा क्रोमोसोम का बिहेवियर, मूवमेंट का। बट जीन्स में क्या होता है कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। एक पेयर पूरा सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले लो, आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो, सपोज हमारा एक ये पेयर चले गया, इसके साथ एक ये पेयर चले गया। अब इन दोनों पे तो ये डिपेंडेंट नहीं है ना, इंडिपेंडेंटली अनदर पेयर के, ये और ये राउंड के साथ क्या चले जाएगा हमारा? रिंकल्ड चले जाएगा। तो राउंड और रिंकल्ड यहाँ एक साथ चले गए, और यहाँ पे ग्रीन और राउंड एक साथ चले गए। तो ये इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल लेकर कि कैसे वन पेयर हमारा सेग्रीगेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो ये है कि जीन्स, जो हमारा फर्स्ट वाला रो है वो क्रोमोसोम्स एक्सप्लेन कर रहा है, सेकेंड वाला हमारा जीन बता रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? मियोसिस की जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेज प्लेट में इंडिपेंडेंटली अलाइन करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, ये मेटाफेज प्लेट होती है जो बीच में इक्वेटर रीजन में बनती है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ऐसे अलाइन करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। अब लेफ्ट और राइट कॉलम में 4 डिफरेंट कलर्स की क्रोमोसोम मेंशन कर दिए हैं। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी 1, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर। इसमें देखो आप, ऑरेंज और ग्रीन सेग्रीगेट एक साथ सेपरेट हो रहे हैं। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होना। बट राइट हैंड कॉलम में देखेंगे पॉसिबिलिटी 2 में ऑरेंज जो क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहा है वो रेड के साथ हो रहा है, या ऑरेंज को ग्रीन के साथ लिया है, या ऑरेंज को रेड के साथ लिया है। तो सी पॉसिबिलिटी 1, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। अब देखो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट लिया है ना फेज में, ऑरेंज ग्रीन के साथ है, येलो ऑरेंज के साथ है। अब देखो मियोसिस सेकंड एनाफेज में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है हमारा सेल, ये दोनों सेल्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स थे जो अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए यहाँ से। अब यहाँ से क्या हुआ, हमारे 4 सेल्स बनेंगे हैप्लॉइड, क्योंकि जर्म सेल्स लिखा है ना, मियोसिस कर रहे हैं। तो 2n वाले सेल से n नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे, 1 2 3, ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। अब यहाँ से क्रोमोसोम नंबर कितने आ गए? 23 23 23 एंड 23 हैप्लॉइड सेल्स बन गए। सेकेंड पॉसिबिलिटी में देखिए, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, एक और रेड और ऑरेंज है, और एक शॉर्ट रेड क्रोमोसोम है, एक येलो उसके साथ ग्रीन है। तो देखिए यहाँ पे वहाँ से सेकेंड में क्या हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं यहाँ से। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग अलग करते हैं खींच कर, वो अलग अलग हो गए। अलग अलग क्यों करना है इनको? ये चिपके उनको दूर करना है, क्योंकि अब हमें इन 2 सेल्स से 4 सेल्स नए बनाने हैं, और उनमें क्रोमोसोम नंबर्स भी हमें इक्वली देने हैं जितने हमारे मियोसिस के सेल्स में बनते हैं जर्म सेल्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब ये ऑरेंज के साथ हमारा रेड चल रहा है, इसके साथ भी यही चला सेम, येलो के साथ ग्रीन, ये भी ग्रीन। मतलब सेल्स हमारे, ये जो सेल्स था वही यहाँ पे आया, यही वाला यहीं आया, बट सेल्स क्या हो गए, अलग हो गए, बीच में से डिवाइड हो गए सेल्स दोनों हमारे। बट ये क्रोमोसोम कैसे चले? इंडिपेंडेंटली चले, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इसी से समझ में आता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली पेयर सेग्रीगेट करता है ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर है, सेपरेट हो रहा है किसके? इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑरेंज के साथ रेड, ऑरेंज के साथ रेड ही जा रहा है। यही क्लेरिफाई कर देते हैं हमें पूरा का पूरा टेबल यहीं से कि क्रोमोसोम जो होते हैं इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं एक दूसरे के। बट जो हमारे जीन्स होते हैं वो वन पेयर सेग्रीगेट करता है अनदर पेयर के, इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर पेयर, बट दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जो एक्सप्लेन करा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मैंडल का लॉ है, उन्होंने ये क्रोमोसोम्स के बेसिस में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज़ रियली अ वेरी वेरी ईजी टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Sutton and Boveri argued that the pairing and the separation of pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carried. सटन एंड बॉवेरी ने आपस में आर्ग्यूमेंट्स करे कुछ, और ये बोला कि जो पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है उसकी वजह से जो पेयर और जो अपने अंदर वो जीन्स कैरी कर रहे हैं वो भी तो सेपरेट हो रहे होंगे। एग्जैक्टली दैट इज़ द रीज़न। क्रोमोसोम जब ये 2 अलग अलग हो गए हमारे इस तरीके से, तो इनके अंदर जो जीन्स होंगे वो भी तो सेपरेट होंगे। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो सटन ने क्या करा, अपनी नॉलेज को यूनाइट कराया, किसके साथ यूनाइट करवाया? क्रोमोसोमल
सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ उसको मिलवाया और उसको एक न्यू थ्योरी इन्वेंट कर दी वहाँ पे। उस थ्योरी को बोल दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब सटन ने अपनी नॉलेज को मेंडल के प्रिंसिपल से मिलाया और एक न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म किया, उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखते हैं ये थ्योरी क्या बोलती है। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues। अब देखिए, जो हमारी थॉमस हंट मॉर्गन और उसके जो कलीग्स, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आती है उसका बेसिस क्या है, कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं। तो मॉर्गन ने क्या करा, मॉर्गन वर्क विद अ टाइनी फ्रूट फ्लाई, छोटी सी फ्रूट फ्लाई फल में बैठने वाली मक्खी के ऊपर उन्होंने काम किया, जिसका साइंटिफिक नेम था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडी। तो उन्होंने इस वेरिएशन को फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया। क्यों करा, वाई ही चूज द फ्रूट फ्लाई फॉर द एक्सपेरिमेंट, दैट कैन बी द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। पहला रीज़न, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, वो सिंपल सिंथेटिक मीडियम में उसको लेबॉर्ट्री में हमेशा ग्रो कर सकते हैं आराम से। सेकंड, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, अपनी लाइफ साइकिल को वो 2 हफ्तों में पूरी कर देती है। एंड द सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, एक बार रिप्रोडक्शन में करीब वो बहुत सारी प्रोजेनी फ्लीस बना देती हैं। नेक्स्ट, ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल मक्खियों को हम अलग अलग आराम से पहचान सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेल जो होती है छोटी होती है, फीमेल बड़ी होती है। Also, it has many type of hereditary variation that can be seen with low power microscope। उनमें इतने सारी वेरिएशंस उनके कलर में, आईज की शेप में, विंग्स में, लेग्स में, तो हम उसको आराम से माइक्रोस्कोप से एग्जामाइन कर सकते हैं। इसलिए मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज़ किया। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले कि सटन ने नॉलेज अपनी क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की मेंडेलियन प्रिंसिपल से मिलाई और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। बट इस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो किसने किया, ये आपको याद रखना है, थॉमस हंट मॉर्गन, या आप शॉर्ट में बोल सकते हैं TH मॉर्गन। मेरी लिखने की बहुत हैबिट है, इसलिए बुक्स में बहुत लिखती हूँ, मुझे बार बार मिटाना पड़ता है जब भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ। तो TH मॉर्गन ने क्या करा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस करा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर विच इज ऑल्सो नोन एज अ फ्रूट फ्लाई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इन अ वेरी इजी एंड सिंपल वे, कि किसी को कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो जेनेटिक्स यूनिट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।